अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और इस मौसम से बचने की खूब तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम जो है ना ये सबको बीमार करके ही जाएगा। चूँकि बारिश नहीं बरस रही है और जब तक बारिश नहीं बरसेगी तब तक इस खुश्क सर्दी से हमें जो है ना वो थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा और ये इससे हमने बचना ही है। इसकी एहतियात ये है कि जितना इससे बच सके उतना बचे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खैर ज़्यादा हम भी नहीं बात करेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज हमने आपको बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो रेस्टोरेंट स्टाइल टेरागोन चिकन जो है ना वो बनाना सिखाना है। मैं नहीं बनाना सिखाऊंगी, मैं भी आपकी तरह ही सीखने वाली हूँ। हमारे साथ जो सिखाने के लिए मौजूद हैं वो शेफ़ अली मौजूद है, शेफ़ अली रज़ा है। और आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि वीकली बुनियाद पर उनसे मिल रहे होते हैं और उनसे कुछ ना कुछ मज़ेदार रेसिपी सीख रहे होते हैं मेरी तरह। तो शेफ़ अली की तरफ चलते हैं। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ अली आज हम टेरागोन चिकन बनाने वाले हैं जी। आज चिकन टेरागोन बनाने वाले हैं हम। ठीक है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल? ये रेस्टोरेंट स्टाइल में जी। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? सबसे पहले चिकन चाहिए, चिकन के फिले चेस्ट के। ठीक है जी। ओके। तो उसको मैरिनेट करने के लिए स्पाइस में जाएगा वाइट पेपर, मस्टर्ड सॉस और उसमें जाएगी विनेगर। अच्छा, विनेगर जाएगा उसमें? जी। मस्टर्ड पेस्ट जाएगी, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, वाइट पेपर, लाइट सा साल्ट और सॉल्ट। जी। ठीक है, ये चार चीज़ें इसमें हमने चिकन में जाएंगी और इसके साथ सोते वेजिटेबल होगी। अच्छा। स्टार्च के लिए वेजिस पोटैटो होंगे। ओके जी। और साथ वाइट टेरागोन सॉस होगी। टेरागोन सॉस होगी जी। अभी आपने मैरिनेट करके रखे हुए चिकन फिले, मैरिनेट रखा तो हुआ वो है। ज़रा दिखा दें हमारे देखने वालों को। ये चिकन जो है। फिले हैं जी जी, चिकन वो मैरिनेट किया हुआ ऑलरेडी है। इन्होंने मैरिनेट करके रखे हुए हैं। ये चेस्ट के बने हुए हैं। अच्छा, ब्रेस्ट पीस हमें चाहिए। जी। जो चिकन आपने बनाना है, जो ब्रेस्ट पीस है, इसको पकाना है, ये बटर में हम पका रहे हैं। जी, ठीक है, बटर और में बनेगा ये। सही है। और ये जो है ना ये 5 स्टार रेस्टोरेंट स्टाइल का आज आप टेरागोन चिकन बनना सीख रहे हैं, जो कि शेफ़ अली हमें सिखा रहे हैं, शेफ़ अली रज़ा हैं। तो अभी तो जैसे आप इस पे पका रहे हैं ना, जी, तो जी। जब हम बाहर खाते हैं तो इसके ऊपर वो ग्रिल वाली लाइंस होती हैं, वो एंड पे उसको ग्रिल वाले पैन में नहीं, डाला जाता है या पकाया है उसमें जाता है? बेसिकली ये 3 शेप में बनाया जाता है। ओके एक इसको फ्राई कर लें, ओके। या ग्रिल पे कर लें, और यहाँ इसको शैलो फ्राई कर लें। ओके जी जी। हम बेसिकली इसको ना फ्राई कर रहे हैं। हम इसको फ्राई कर रहे जी। हैं, बट हम बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा बटर भी नहीं हमने लिया। नहीं, इतना ज़्यादा बटर नहीं लेना हमने इसमें। उसको शैलो फ्राई की तरह आप कह सकते हैं कि हम उसको पका रहे हैं। जी जी। अब वो डिफरेंट सॉसेस बनाकर तो इसी फिले के साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, खा सकते हैं। हमारे फिलेज रेडी हो गए? जी, फिले रेडी हो गए। अच्छा ठीक है जी। ये चिकन है ना, तो चिकन बहुत जल्दी रेडी हो जाता है ना? जी जी। चिकन अच्छा। और सी फूड बस। सी फूड जो है ना, हाँ वो 4 से 5 मिनट लेते हैं। और वैसे भी ये चूँकि फिले था और फिले का आपको पता है वो जल्दी पक जाता है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ना जो जल्दी पक जाते हैं। अच्छा, क्या यही टेरागोन चिकन जो है, ये टेरागोन की जो रेसिपी है, हम चिकन के बजाय कोई और मीट भी ले सकते हैं? सी फूड में कर लें आप। सी फूड में कर ले, या लोग अगर मीट में, मटन में पकाना चाहें तो वो भी हो सकता है कि नहीं? मटन में फिले, मटन का फिले ले लें, जैसे फिले में नॉन होता है। अच्छा जी ठीक है, मतलब सारी रेसिपी यही है, टेरागोन सॉस भी यही है, सिर्फ आपने जो फिले है वो आपने चेंज कर लेना है, वो आप मटन का फिले कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका तो कुकिंग जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा ना शेफ़ अली? मटन का जो फिले, मटन का थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा और बीफ का भी? और बीफ का भी। ओके। तो सी फूड में अगर बनाना है तो सी फूड में तो बहुत जल्दी 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। हाँ, वो तो आपको पता है फिश बहुत जल्दी जो है ना उसका फिले वो पक जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप ये ऑयल में हम इसको सौते कर रहे हैं? ये बटर में इनको सौते करें हम। ठीक है, तो क्या है, कैप्सिकम है?
ये है ब्रोकली, हाँ जैतूनी और कैरेट। अच्छा, इसको ब्रोकली है, कैरेट्स है और जुकीनी है। जी जी। इसको किया था हमने सबसे पहले ब्लांच। अच्छा, ब्लांच किया हमने जी, पहले जी। इनको, ठीक है। ब्लांच करने के बाद इसको ब्लांच करने का तरीका ये है कि इसको इकट्ठी नहीं ब्लांच करना आपने। जैसे ये सोते इकट्ठी करते हैं ना, ऐसे इकट्ठी इसको ब्लांच नहीं करना आपने। ओके, ब्लांच करने का तरीका भी बता दें कि क्या करना है ब्लांच के लिए। सबसे पहले आपने करना है कैरेट। ओके, कैरेट को लगते हैं 5 से 6 मिनट बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाके। ठीक है। और उसके बाद जैतूनी है, जैतूनी है सिर्फ 2 मिनट। और सबसे हार्ड होती है ब्रोकली। ब्रोकली का सिर्फ टाइम है 1 मिनट बॉइलिंग टेम्परेचर पे। 1 मिनट? जी, 1 मिनट में सिर्फ इसको बॉयल करना है ब्रोकली को। अच्छा जी। और उसके बाद फुल चिल पानी में आपने डालना है। तो फिर इसकी ये ग्रीन देख रहे हैं आप, वो इसका जो कलर है, हाँ। इसकी जो कहले कि साख्त है वो फिर मेंटेन रहेगी। जी जी। सही है। इसलिए वो हम जब रेस्टोरेंट में जाके खा रहे होते हैं ना वेजिटेबल्स, तो वो बड़ी फ्रेश फ्रेश से नज़र आ रही जी, होती जी। है। उनका जो है ना कलर भी वैसा ही होता है। हम घर में बनाते हैं अगर, तो वो बड़ी सौगी सी हो जाती है, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया है। उनकी तो बड़ी फ्रेश होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो उनको पहले बॉयल करके और ब्लांच किया जाता है और उसके बाद उनको सौते किया जाता है बटर के अंदर। तो वो उनकी जो शक्ल है, उनका जो कलर है, फिर वो मेंटेन रहता है। चलें जी, साथ साथ मेरे ख्याल से हम सॉस बनाने लगे हैं। अब सॉस बनाने लगे हैं। ठीक है। तो इसमें हमने बटर में गार्लिक को रोस्ट किया। ओके। और इसमें हम हल्का सा फ्लोर को रोस्ट करेंगे। ठीक है। मैदा। जी जी, मैदा। ठीक है, मैदे को प्लेन मैदा जो हल्का होता सा हमने रोस्ट करना है। ठीक है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम दूध। ओके, इसमें अब मिल्क जो है वो ऐड ऑन कर रहे हैं हम। और ये बड़ी थिक सी होती है ना शायद, जी, जी। उसके लिए क्या चीज़ ऐड ऑन की जाती है इसके अंदर? इसको थिक करने के लिए फ्लोर हमने यूज़ किया। अच्छा, ओके, जी, जी। मैदा यूज़ किया उसके अंदर। इसको मुसलसल हिलाते रहना आपने, क्योंकि इसके साथ मैदे की ना गुठली ना बने। ओके। चिकन पाउडर, चिकन पाउडर, ओके। वाइट पेपर। वाइट पेपर वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं ना, आपने जी, जी। जितना टेस्ट चाहिए या जितनी क्वांटिटी में आप लोग बना रहे हैं सॉस, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो मेजर कर ले। ठीक है। चिकन पाउडर और हमने वाइट पेपर डाला है। ठीक है। इसमें भी क्रीम भी हम ऐड ऑन करेंगे। जी, थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है। उसके बाद इसमें टैरागोन ऐड करने हैं ड्राई शेप में। ओके। जी। ये क्रीम थोड़ी बहुत हमने इसमें ऐड ऑन कर दी है। जी। अच्छा, इसमें और कोई स्पाइसेस नहीं ऐड ऑन इसमें और कोई स्पाइस नहीं, इसमें सिर्फ टैरागोन जाएगा अब। ओके। ये आप काली मिर्च डाल रहे हैं? नहीं, टैरागोन। अच्छा, ये टैरागोन है। जी। ओके। ये जो हर्ब ये है ड्राई जिसके बारे में शेप बता में। रहे थे, ओके, ये ड्राई फॉर्म में है हर्ब जो है टैरागोन का। ये सॉस रेडी हो गई है हमारी। अच्छा, ये रेडी हो गया हमारी जी, जी। सॉस। बहुत जल्दी है हमारी, 2 से 3 मिनट में, 2 मिनट है मेरे ख्याल से। 2 मिनट में बस। ओके, ये रेडी हो चुकी है। ओके, वेरी नाइस। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा थोड़ी सी थिक चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंगली और ज़्यादा फ्लोर डाल लें। पोटैटो वेजीज, अब जी, वाजिब। इसको भी हम बटर में ही करेंगे। शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई। इसको ऑलरेडी आपने ब्लांच किया हुआ है? जी, इसको ब्लांच करके फ्रीज करते हैं। ओह, जी। ओके, ब्लांच करके हमने फ्रीज करना है इनको। जी जी। मतलब ये टोटली पके हुए हैं, मतलब इसको जब हमने बॉईल करना है तो इनको हमने टोटल मतलब फुली पका लेना है। 75% इसको बॉईल करना है। ओके। और उसके बाद इसको करना फ्रीज कर लेना आपने। ओके, उसके बाद हमने इसको ब्लांच करके फ्रीज कर लेना। जी जी। ठीक है। और फिर जब भी आपको चाहिए है पोटैटो वेजीज, अगर इस तरह की चीज़ बना रहे हैं उसके साथ, या बच्चों को भी, जैसे बच्चे भी पसंद कर रहे होते हैं ना फ्राइज़ वगैरह या पोटैटो वेजीज खाना, तो आप उनको भी फ्रीज़र से निकाला, उन्हें हल्का सा शैलो फ्राई किया और उनको दे दिया। मतलब आप रेस्टोरेंट स्टाइल की चीज़ें खाएं
लेकिन हेल्दी वे में खा लें। यही चीज़ें जब आप बाहर जाके खा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, आपको आइडिया नहीं है कौन सा वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें मसाले उसमें डाल रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। अब इसके ऊपर डालनी है चीज़। ओह वाओ। यस, ये चिकन के ऊपर है। ओके, ये कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं आप? ये मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड पे उन्होंने जो है वो ऐड ऑन की थी सॉस हमारी टैरागन, और दूसरी अब चिकन के ऊपर ही मोज़रेला चीज़ जो है ना, वो श्रेडेड चीज़ है, वो उन्होंने ऐड ऑन की है। या अब इसको मेल्ट करना है। ओके, अब इसको मेल्ट करेंगे जी। ओह ले जी, हमारा टैरागन चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये इसमें दिखाएं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट आप उसको देख सकते हैं कि फॉर्म्स है। थैंक यू सो मच शेफ अली कि आप आए और इतना मज़े का जो टैरागन चिकन है आपने हमें, मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी बनाना सिखाया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी घर पे, और फिर हम शेफ़ अली को जो है ना फीडबैक देंगे कि ये कितना अच्छा लगा है और हमारे घर वालों ने कितनी तारीफ़ की है। थैंक यू सो मच शेफ़ अली फॉर कमिंग। अभी हम जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद सेहत के हवाले से बात करते हैं। आज हमने बात करनी है टीबी के हवाले से। टीबी चूँकि एक ख़तरनाक मगर काबिल इलाज मुतअद्दी मर्ज़ है जो ज़्यादातर फेफड़ों को मुतासर करता है, और पाकिस्तान में टीबी एक बड़ा अवामी सेहत का मसला है, और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होता है जहां ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर साल पाकिस्तान में टीबी के लाखों नए मरीज़ सामने आते हैं, जिससे ना सिर्फ सेहत का एक तो निज़ाम मुतासर होता है बल्कि मुआशरती और मुआशी मसाइल भी जन्म लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में टीबी की जो शरह है वो तशवीशनाक है, जबकि बहुत से मरीज़ बर वक्त तशखीस और इलाज से भी महरूम रह जाते हैं। इसके साथ साथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का बढ़ता हुआ रुझान एक संगीन चैलेंज बन चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त एक तो तशखीस और दूसरा इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही है। ताहम बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए मज़ीद तहकीक चाहिए, हमें अवामी आगाही चाहिए और निजी और सरकारी शोबों के बाहमी ताउन की अशद ज़रूरत है, जिसके हवाले से इस टीबी के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो उसी को आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, टीबी को जानने की कोशिश करेंगे, ये मर्ज़ है क्या, किस तरह इसका इलाज करवाया जा सकता है, और बहुत से मुख्तलिफ चीज़ें, बहुत सी कन्फ्यूजन्स हमारे सामने आ रही होती हैं रिगार्डिंग दिस डिज़ीज़ कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, इस मसले के हवाले से, तो उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इरफान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, टीबी के हवाले से आज हमने बात करनी है। टीबी क्या है और क्या ये मर्ज़ एक से दूसरे को भी लग सकता है, ये एक से दूसरे को भी फैलता है? देखिए, एक बात है, वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताऊं कि टीबी से ही पल्मोनोलॉजी बनी है। जो स्पेशलिटी जो पल्मोनोलॉजी थी, इसका एवोल्यूशन टीबी से होता था। इससे पहले हर हॉस्पिटल में टीबी वार्ड होते थे, हर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। तो उसके बाद जब इसमें एवोल्यूशन हुई और चीज़ें ऐड हुई तो वो पल्मोनोलॉजी, इसकी जो न्यू फॉर्म है वो पल्मोनोलॉजी। ठीक है। बदकिस्मती है, और आपने बड़ा सही इंट्रोडक्शन किया कि बदकिस्मती से अभी भी पाकिस्तान की बर्थ से, पाकिस्तान जिसने बनाया कायद-ए-आज़म, ही डाइड बिकॉज ऑफ टीबी। एग्जैक्टली, वो भी टीबी से ही। और अभी भी हम टीबी में पूरी दुनिया में सेंसिटिव टीबी की अगर मैं बात करूं तो हम 5वें नंबर पे रैंक। ठीक है। दूसरी बात हम करते थे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की, तो उसकी बात करें तो वो भी तकरीबन 5वें या 6ठे नंबर पे हम रैंक करते हैं। और ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी। जब हम एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट बात करते हैं, अवेयरनेस की अगर बात करें वो भी इतनी कम नहीं है, लेकिन इसके बहुत से इसके साथ लूप होल अटैच हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो लॉस्ट टू फॉलोअप होते हैं या हमारे पास लेट आते हैं। अभी भी 2025 की मैं बात करूँ। नहीं, तो इसको ये है क्या, ये बीमारी है क्या टीबी? और जिस तरह मैंने बात की कि क्या ये एक से दूसरे फ़र्द को लग सकती है, मतलब एक से दूसरे में फैल सकती है ये मर्ज़? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बड़े मैं कॉन्फिडेंस से आपको बताऊं कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है। ये काबिल इलाज हम इतना कॉन्फिडेंस किसी और के बारे में नहीं शो करते। 96% ये काबिल इलाज मर्ज़ है, और ये फैलती है एक शख्स से दूसरे शख्स में। और जब तक ये पेशेंट हमारे पास आता है तो एक शख्स को अगर टीबी है तो वो एक साल में 10 से 15 लोगों को ऑलरेडी फैला चुका होता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू।
ठीक है। और इसकी अलामत जो हैं, अगर हम उस तरफ आएंगे तो वो अलामत इनिशियली यूजुअली हम मास्क कर देते हैं, लेटर ऑन जब वो कॉम्प्लिकेट करती हैं तब वो मरीज़ हमारे पास क्लासिकल फॉर्म के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये होती, इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से टीबी जो है ना, ये मर्ज जो है ना, ये होना शुरू होता है हमें? देखें, टीबी का और गुर्बत का बड़ा गहरा ताल्लुक सबसे बड़ी इशू ये। हम अगर अभी भी देखें किसी भी मेन शहर में चले जाएं तो वहाँ पे जो मज़दूर तबका है अभी भी वो एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। अप एंड अबव हमारी न्यूट्रिशन है, हमारी डाइट कैसी है, और उसके ऊपर हमारी स्मोकिंग का ऐड हो जाना। जो सिगरेट पीते हैं उनमें भी टीबी के चांसेस आम बंदे में से 5 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आप देखें, एक शख्स है जिसको टीबी है और वो 10-15 लोगों के साथ वक्त गुजार रहा है, तो वो पूरा एक आप समझ लें कि पूल बन गया जो टीबी के मरीज़ हैं। हाँ और वो किसी न किसी एज में वो क्लासिकल के पेशेंट बन जाएंगे और उससे पहले वो हर साल 10 से 15 लोगों को टीबी फैलाते रहेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से हम इसकी अलामत को इग्नोर कर देते हैं, और जिस वक्त हमारे पास आते हैं अभी भी तो मरीज़ बहुत लेट हो चुके हैं। बहुत लेट हो चुके हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा फैलाव का बाइस बन चुके होते हैं जब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो इसकी क्या इनिशियल स्टेज पर क्या इसकी डायग्नोसिस अगर हम करें तो इसकी अलामात क्या होती हैं, जिससे एक आम शख्स भी ये जान सके कि मैं टीबी का शिकार हो रहा हूँ? बिल्कुल, देखिए 80% जो टीबी है ना वो फेफड़ों को बिलोंग करती है, यानी लंग्स से। हाँ जी, ओके। लेकिन कोई ऑर्गन ऐसा नहीं जिसको टीबी ना हो अदर देन नेल और स्किन, ये याद रखिए। हमने आंखों की टीबी भी देखी है, हमने हार्ट की टीबी भी देखी है, हमने इंटेस्टाइन की टीबी भी देखी है, ब्रेन की टीबी भी देखी है, बोन की टीबी भी देखी है, नेम एनी ऑर्गन, लिम्फ नोड की टीबी भी देखी है। तो टीबी हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। देखिए, हम फेफड़ों पे ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि फेफड़ों की टीबी ही फैलाव का बायस बनती है, बलगम आता है उससे दूसरे लोगों में स्प्रेड होती है। तो इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो खांसी का 2 हफ्ते से ज़्यादा होना। ओके। खांसी में बलगम आना, बलगम में खून आना, और इसके साथ आपको भूखा ना लगना, वज़न की कमी होना, ठंडे पसीने आना और हल्का बुखार होना जो कि शाम को ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और अगर आपके इसके साथ वज़न कम हो गया जो कि डॉक्यूमेंटेड है, कोई और सस्पिशन नहीं है। इन पाकिस्तान हमारा सबसे पहला सस्पिशन होता है कि आपको टीबी हो चुका है। ओह। अच्छा, जहाँ तक रही बात कि इसके टेस्ट की, तो टेस्ट भी कॉस्टली नहीं है। सबसे पहला टेस्ट है एक्सरे, और इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप में विद द हेल्प ऑफ एनजीओ इसकी टेस्टिंग, इसकी हर किस्म की महंगी भी टेस्टिंग ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है। सो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो पहले आप डॉक्टर से रजू करें, और एक्सरे डॉक्टर रिकमेंड करेगा। उस एक्सरे को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस शख्स को टीबी हो चुकी है। उसके बाद फिर उसके बलगम के टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और बलगम के टेस्ट भी आपको मैं एक और रानकुन बात बताऊं कि जो उसका सबसे महंगा टेस्ट प्राइवेट लैब भी करती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट सेटअप में भी। ये दोनों जगह प्राइवेटली भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो टेस्ट जो बलगम का करवाते हैं। और वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस वजह से है कि कुछ जगहों पे एनटीपी जो आप बात कर रहे थे उन्होंने इसको रजिस्टर किया हुआ, कुछ जगहों पे एनजीओज ने है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो आप उसका बलगम का टेस्ट कराते हैं और उस पर आप उसको लेबल करते हैं कि आपको टीबी हो चुकी है। सही है। और आपके पास या इन द हॉस्पिटल्स में जब लोग आते हैं तो वो ज़्यादातर कौन सी टीबी के साथ आते हैं? फेफड़ों वाली टीबी के साथ या बाकी भी कॉमन है टीबी यहाँ पर? देखिए, जितने हमारा टाइम गुजर गया हमने तो सारी देख ली है, लेकिन सब देख चुके हैं। हाँ जी, लेकिन फेफड़ों वाले ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं। और उसके बाद दूध की लिम्फ नोड की टीबी बहुत कॉमन है। और फिर इंटेस्टाइन टीबी वो भी बहुत कॉमन है। इस वजह से, और जब हम जनरल में थे तो हमने ब्रेन टीबी बहुत ज़्यादा देखी थी, वहाँ पे ब्रेन टीबी के बहुत पेशेंट आते थे। तो टीबी के ऑलमोस्ट हम तो सारे केस देख चुके हैं, लेकिन फिर भी बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे पास ज़्यादा जो केस होते हैं वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के होते हैं, लंग टीबी के, लंग्स के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मतलब ये कोई वायरल है, वायरस होता है, ये कोई बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये मर्ज जो है ना वो घर कर जाता है हमारे फेफड़ों में या हमारे बाकी ऑर्गन्स के अंदर? क्या इसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस टीबी का? देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है? हाँ जी, ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। और ये बड़ा स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। ठीक है। और असल में आपसे कुछ अर्सा पहले 15-20 साल पीछे चले जाए तो उसका मेन टेस्ट जिसको हम कल्चर कहते थे उसका हमें 6 हफ्ते वेट करना पड़ता था। ठीक है। बट अब इतना एडवांसमेंट हो चुकी है कि वही टेस्ट हमारे हर सेटअप में तकरीबन विद इन 2 आवर्स हमें मिल जाता है।
सो अब देखें ये डिफरेंस 15 साल में मैं आपको बता रहा हूँ इतना डिफरेंस आ गया। तो अब तो मैंने आपको बताया कि इसका जो तशखीस है ये तकरीबन 2025 में हमारे लिए नामुमकिन नहीं, यानी ऐसी टीबी हमने नहीं देखी जिसको हम ढूंढ ना सके, मिल जाती है। प्रॉब्लम है हमारे तक पहुंचने का। वो अगर जल्दी हो और उसके बाद ट्रीटमेंट का तो मरीज़ यूजुअली क्योरेबल हो जाता है। मतलब ये रिवर्सेबल है जी, बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म भी हो सकती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से ट्रीट करवाते हैं तभी। अच्छा, अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी है ये क्या है? देखिए होता ये है टीबी के मरीज़ में जो होता रहा जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन गई। टीबी तो शायद अल्लाह ताला ने हमें दी या गुर्बत की वजह से हमारे पास आ गई, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन गई। कैसे कि मैंने आपको कहा खुदा न खास्ता जिस पेशेंट को टीबी है कि जी आपने 6 महीने इलाज करवाना है, ठीक है, वो 15-20 दिन या 1 महीने में ठीक हो गया, उसने दवाई बंद कर दी। उसके बाद वो लॉस टू फॉलो अप हो गया। अब उसका जरासीम शुरू में कम हुआ, उसके बाद उस दवाइयों देने की वजह से वो जरासीम उस दवाइयों से रेजिस्टेंट कर गया। अब जो टीबी बनेगी वो MDR टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं क्योंकि आई रिमेन द फोकल पर्सन ऑफ MDR टीबी इन जिन्ना हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र भी रहा वहाँ पे। उस वक्त हम इस टीबी का जो इलाज करते थे वो 18 से 24 महीने था। 2025 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी इलाज 6 से 9 महीने है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखिए एक चीज़ को आप जो है ना, हम अगर समझते हैं कि यार डिजीज़ से किसी से फाइट करना है तो प्लीज़ उसका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें, प्लीज़ इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें। तो अब जब दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसका मतलब है प्रॉब्लम हमारे में, पब्लिक में है, हम इसको लिफ्ट नहीं कराते। देखिए आपने बात की ये समाजी सोशल प्रॉब्लम है तो ये है, टैबू भी तो है ना, ये बात बिल्कुल लोग तो बताना ही नहीं समझते हैं अच्छा कि हमें टीबी है या हमारे घर में किसी बंदे को टीबी है। देखिए मुझे वैसे इस चीज़ की अभी तक समझ लगी, बना दिया दो डिजीज़ जो है ना हमारी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, एक टीबी और एक दमा, ये जो है ना ये टैबू बन चुका है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इस एक डिजीज़ पे डाइवोर्स होते देखी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ये हालात हैं। तो अगर किसी यंग बच्ची को या बेटी को आप कह दें माँ के सामने कि इसको टीबी हो गई है तो माँ आधी रह जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि टीबी काबिल इलाज है और ये अगर आप इसकी दवाई भी शुरू करें, मैं आपको बात बताऊँ, दवाई भी अगर टीबी की आप शुरू करते हैं तो 15 दिन अगर आप मास्क पहन लें तो उसके बाद आप यू आर एज नॉर्मल एज आई एम, आप स्प्रेड भी नहीं करते। बट बदकिस्मती है कि हम अभी तक कितना मीडिया पे हम आते हैं और बात करते हैं लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करवा पाए, नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, आपने जैसे कहा कि 6 महीने इसकी लगातार दवाई खानी पड़ती है। जी बिल्कुल, मैं उस टीबी की बात कर रहा हूँ जो जिसका ताल्लुक फेफड़ों से। अगर ब्रेन या बोन की टीबी है तो इसका इलाज 9 से 12 महीने, ये वो डिफरेंट इलाज है। मतलब अगर हम इलाज यही है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है, ड्यूरेशन मेडिसिन की ट्रीटमेंट की वो बढ़ जाती है। अगर एक शख्स जो है वो अपना इलाज अधूरा छोड़ देता है, मतलब उसको लगता है कि उसने 1-1.5 महीने दवाई खाई है और वो बेहतर फील कर रहा है, अब उसको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्या वो जरासीम अभी भी उसके अंदर मौजूद है और वो दोबारा से रीअकरेंस उसकी हो जाती है और क्या वो कंडीशन ज़्यादा वर्स हो सकती है और क्या वो मौत तक भी जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखें ये वो शख्स है जिसने आधा इलाज करवाया और ख़ुद अपने आपको पता है सबसे आसान हमारे मुल्क में डॉक्टर बनना है। हाँ जी। हर बंदा डॉक्टर तो उसके बाद जब वो हमारे पास आता है तो उसमें चांस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो 13% हो चुके होते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का बदकिस्मती से अभी भी सक्सेस जो है वो 75-80% चल रहा है और जो कि ड्रग सेंसिटिविटी का कितना था 96%। तो इसमें डेथ की प्रोबेबिलिटी है अगर आप इसमें लेट हमारे पास आते हैं। लेकिन ओवरऑल इसकी रेशो मेल टू फीमेल के में मेल्स में ज़्यादा है रादर देन फीमेल की अगर हम बात करें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फीमेल अपनी अक्सर बीमारियों को हाइड करती रहती है, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन तभी मैंने आपको कहा कि जब हमें एक घर में एक मरीज पॉजिटिव मिलता है, अब हम क्या करते हैं उन सब के वो एक्सरे करवा लेते हैं और वहाँ पे हम उनको फाइंड करते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा अगर शुगर है और साथ टीबी हो जाती है तो उसका क्या करें? अच्छा, इंपॉर्टेंट, शुगर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर टीबी। जिनको शुगर है उनमें टीबी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो दवाई ले, क्योरेबल वो भी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बट दवाई के साथ जब हम शुगर की दवाई टीबी की दवाई ले रहे हैं तो शुगर की दवाई को एडजस्ट करना होता है। तो वो टीबी वाला डॉक्टर भी कर देता है या वो शुगर वाला डॉक्टर अगर आपका कोई रेगुलर है तो उसको एडजस्ट कर लेता है। दिस इज नॉट चैलेंजिंग फॉर अस टू ट्रीट दिस टीबी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको टीबी हो जाता है तो वो काबिल इलाज मर्ज है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप टाइमली डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारें। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं और पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत नया टाउन सिस्टम मुतारिफ करवाने के हवाले से कह लें कि फ़ैसला किया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ अब जितने भी लोग हैं जो कि कूड़े का ख्याल नहीं रखते हैं, कूड़ा कहीं पर भी फेंक देते हैं, अब उनको अगर किसी ने देख दिया कूड़ा फेंकते हुए तो जनाब उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे हुकूमत को। तो इसलिए उस हवाले से भी बात करेंगे, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से भी। तो सबसे पहले पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से बात करते हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। उनसे बात करते हैं और करवाते हैं आपकी। इमरान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इमरान साहब, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत नया जो टाउन सिस्टम है मुतारिफ कराने का फ़ैसला किया गया है, क्या बुनियादी ज़रूरत क्या थी इस नए सिस्टम की? ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को। देखिए मुनीबा, बड़ा अहम सब्जेक्ट है और प्रोग्राम का वक्त मुझे पता कम है और बहुत ही अहम सब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक मेरे साथ, आपके साथ, बच्चों के साथ, हर जितने भी हमें देखने हैं इस वक्त उनके साथ है, हर तबके के साथ। हाँ जी। कोई यानी कि पंजाब की अगर 12, 13, 14 करोड़ आबादी है तो 14 करोड़ आबादी के साथ इसका ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है। देखिए, बच्चा पैदा होता है उसका ताल्लुक इस कानून के साथ है, निकाह होता है उसका ताल्लुक इसके साथ है, किसी की मौत हो जाती है, यानी कि यहीं से शुरू हो जाता है ना, घर के सीवरेज और इसके गली की लाइंस और हर तरह का ताल्लुक, बुनियादी सहूलियात, म्यूनिसिपल सर्विसेज जिसे कहते हैं, उसका ताल्लुक इसके साथ है, जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं। और माजरत के साथ ये 20-25 मिनट में हम इसको वाइंड अप तो नहीं कर सकेंगे, मगर ये इसके जो खदुखाल है वो बता देते हैं हम कि 2015 को जो है वो इलेक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ जी, मुसवदा तैयार किया गया, फिर वो जाता है। उसके बाद देखें 1 साल तो जो जीते वो घर में बैठे रहे, उनको पता नहीं था कि आना ही भी या नहीं आना। उनको तो ऑफिस की चाबी भी नहीं मिली थी। खैर वो कोशिशें कर के 2017 में आ गई। सही है। अब जब भी बल्दियाती निज़ाम एक्टिव होता है ना, तो कानून साजी करने वाले जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में बैठने वाले, असम्बलियों में बैठने, क्योंकि निचले तबके को डायरेक्ट फ़ायदा होता है और निचले तबके को फ़ायदा पहुँचाने वाले कौन होते हैं? मिल जाते हैं ना उन्हें। निचले तबके को फ़ायदा पहुँचाने वाले कौन होते हैं? बल्दियाती नुमाइंदे, लोकल, जो गली मोहल्लों में असल वोट लेकर आते हैं। अब इस कानून में एक बहुत बड़ा जो है ना जो चीज़ सामने आई है, उसमें मैंने आपको एक याद होगा, आपको तकरीबन 1.5 माह पहले, महीना पहले आपको कहा था कि आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो लड़ेगा वो आए और 1 महीने में अपने आप को पार्टी में संभल कर आए कि जी मैं इस पार्टी का उम्मीदवार बन गया हूँ। अब देखिए, इतना बड़ा जो है सिस्टम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना वोट का हक दे दिया गया है और वोट लेने का हक भी दे दिया गया है। फ़र्ज़ करें आपकी गली मोहल्लों में इलेक्शन होते हैं काउंसिलर लेवल पर, तो उन्होंने मेरा ख्याल है 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार वोट लेना है तो वो जीत जाना है। इसलिए कि आपकी पूरी यूनियन काउंसिल की जो आबादी होती है वो 25 से 30 हज़ार होती है, तो 7-8 हज़ार वोट पड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर यही काउंसिल कोई ज़्यादा मेहनत करे, आज से सोचना शुरू कर दे और गली मोहल्लों की सैर करनी शुरू कर दे, जगह जगह सीवरेज सिस्टम बिछाने शुरू कर दे, लोगों के साथ उनके काम करवाने शुरू कर दे, तो यही काउंसलर जो है वो चेयरमैन भी आ सकता है और वही चेयरमैन जो है वो डिप्टी मेयर भी बन सकता है और वही डिप्टी मेयर भी बन सकता है। सिर्फ उसने दिमाग का इस्तेमाल करना है और आगे चलना है, भागना है। अगर उसको उसमें अर्ज है, अगर वो वाकई समझता है कि मैं इसको पकड़ लूँगा बग़ैर पैसों के। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बग़ैर पैसों के अगर उसकी नीयत अच्छी होगी और दिन रात वो एक कर देगा, 24 घंटे बाय लीप्स एंड बाउंड्स वो काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेयर भी आ सकता है। सही है। वजह क्या है कि सिर्फ नीयत, ये तो हो गई नीयत की बात, बाकी वही बातें आ जाती हैं सियासी कि ये पार्टी का चेयरमैन है, इसने कितना लोगों को काम किया, इसने कितनी भागदौड़ की, वो पार्टी के लोगों को पता होता है, सियासी लोगों को। वहीं पे फिर बातें होती हैं, वहीं पे फिर मसाइल होते हैं, वहीं पे फिर जो है गपशप होती है और वहीं पे लोगों के फैसले होते हैं। लेकिन इमरान साहब, इसमें जमाती बुनियादों पर है ना ये सारी चीज़ें हैं। आपने कौन सी जमात में बाद में एफिलिएशन जाहिर करनी है लेकर वोट लेकर, तो क्या आपको लगता है कि जमाती बुनियादों पर इंतखाब जो है वो मकामी मसाइल
के अंदर रुकावट तो नहीं बन सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप इतना वोट लेकर आए, ठीक है, कि आपको जमात एक्सेप्ट कर रही है कि जी आपने तो वोट ही बहुत लिया है। ठीक है, देखिए फ़र्ज़ करें आपकी 25,000 की आबादी है, तो उसमें से आप हाफ वोट ले लेती हैं, तो आपने 100% जो है वो अपने आप को अपलोड कर लिया है। ठीक है, यानी कि आपने 100% वोट ले लिया। हाफ वोट पड़ने का मतलब है कि आपने 100% वोट लिया है। तो जमात भी सोचने पर मजबूर हो जाती है ना कि इसको इलाके के लोग जानते हैं। मुश्किल पेश आ रही होती है कवानीन के ऊपर। अगर वो हो जाए, रिट कायम हो जाए या फिर एक सिस्टम के तहत चलनी शुरू हो जाए ये चीज़ें, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर कोई मसाइल ही ना पैदा हों, हर बंदा जो है ना वो खुशी खुशी हर चीज़ कर रहा हो। खैर, ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से बात हो गई है। जो मैं दूसरी स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि अब सारे होशियार हो जाएं, क्योंकि अब जिसने भी कूड़ा फेंका बाहर जगहों पर, ऐसी जगहों पर, और उसको देख लिया गया तो वो जुर्माना देगा, वो पैसे अदा करेगा। तो ये इसके हवाले से क्या कानून लेकर आया जा रहा है या अमेंडमेंट क्या की जा रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, ये इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे हैं। अब जो जुर्माने होंगे अगर कूड़ा फेंकते हुए देखा गया तो। मैं मनीबा आपसे बात ही कर रहा था, तो मुझे ना ये फाइन शेड्यूल आया है। फाइन, अच्छा फाइन ठीक है, क्या कितने फाइन आज होने के रोज़ में अथॉरिटी की पहला बोर्ड इजलास है। ओके। और इस बोर्ड इजलास में तमाम तर फैसले होंगे, ड्यूटीज जो है लगाई जाएंगी। सबसे पहले तो जारी बात है इम्प्लीमेंट करानी है, उसके लिए फोर्स बनानी पड़ती है, इन्फोर्समेंट फोर्स जो होती है उससे इन्फोर्स करना है ना। जी जी। तो उनके लिए जो है इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद ली गई हैं, ठीक है, और इनको शहर में निकालना है। अब मामला ये है कि मैंने अपनी गाड़ी से टिशू फेंक दिया, वो हवा के साथ घूमता 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 फुटपाथ के साथ जाके लग गया, उसका पिक्टोरियल एविडेंस कहाँ से आएगा? मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैंने नहीं फेंका। सारी बात है, हर बंदे की लॉजिक होती है कि जी मैं तो वहाँ से गुजरा था, मगर अब ये होगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो सेफ सिटी के कैमरास जो हैं उनके ऊपर ये इनके फोकल पर्सन बैठेंगे कि कहीं किसी ने वो, एक तो बेल्ट है ना, आपने बेल्ट नहीं लगाई तो आपको घर में चलान आ रहे हैं 300 रुपये के, तो इसी तरह इसका भी वो जो है वो करने लगे हैं कि गाड़ी से कोई बंदा इशारे पे खड़ा होकर या इशारे से गुजर है तो वो ऐसे करके बाहर टिशू फेंकता है तो उसकी तस्वीर बीच में आ जाएगी। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि पहले 15 रोज़ा ये मुहिम चल रही है, लोगों को बताया जा रहा है साथ साथ, तो अगर ये चीज़ आती है तो उस बंदे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होगा जब उसकी तस्वीर बीच में आएगी और लोग उसको कहेंगे यार ये कैसी बात, ये कितनी अखलाक से निचली सतह पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों को लेसन देते हैं और ख़ुद काम नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर जुर्माने जो है मेरे पास जो है, मैं तो ख़ुद देख के परेशान हो गया हूँ कि बड़े हैवी जुर्माने आए हैं। इस दफ़ा कमर्शल पर जो है वो लागू होगा, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि 50,000, अच्छा, और इंडस्ट्रियल पर भी 25,000 है और कमर्शियल पर भी 10,000 है, अदर्स पे भी। और इसी तरह जो है वो बात की जाए 50,000 और इंडस्ट्रियल पर, यानी कि इनकी कोई वो उसमें ना ऑफेंस पार्ट ए है, ऑफेंस पार्ट ए के बाद जो है फाइनल शेड्यूल जो पार्ट बी है उसमें ज़रा सुन लें। फ़ाइन अप टू 50,000 या आर लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 ईयर। अच्छा, गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद आपको कैद भी हो सकती है। मैं तो परेशान इस पे ऊपर हुआ हूँ, 3 साल की कैद लेटरिंग करने पे या बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप दुकान के बाहर कूड़ा ना फेंकें। कमर्शियल की लिए बात हो रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो इसके ऊपर एक और चीज़ है, ये समझे 5 लाख जुर्माना होगा 5 आदि मुजरिम को। अच्छा, आदि मुजरिम को, ठीक है, कि आपने एक दफ़ा किया, आपको नहीं वार्निंग नहीं देगी, छोटा जुर्माना आएगा पहले। अच्छा। तो फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर जब आप बार बार उसी तस्वीर में आ रहे हैं और आपका ऊपर आ रहा है रेड में आ गया है, जाहिर बात है ये पिक्टोरियल एविडेंस के बगैर तो जुर्माना होना नहीं है। पिक्टोरियल एविडेंस तो तब होगा ना जब ये लोग सारी मार्केट्स में अब वो सेफ सिटीज के कैमरास लगाएंगे। नहीं, इन्फोर्समेंट टीम निकालने का ये तो कैमरे लेकर बैठे होंगे ना, आपको तो पता नहीं है, वो आपको वीडियो बना रहे हैं दूर से, तस्वीरें बन रही हैं, आपने तो शीशा नीचे करना है ना बेदिहानी में, फोन सुनते वो तो रोड साइड है ना, ऐसे आपने बाहर फेंकना है तो वीडियो आ जाएगी। ये अब जो दुकानों के बाहर जो लिटरिंग हो रही है, जो उन्होंने कूड़ा फेंकना है, वो उनके तो अपने भी कैमरे लगे होते हैं, टीम है वो उस चीज को करेगी। आजकल दुकानों के बाहर हर दुकान
के बाहर अंदर कैमरास मौजूद होते हैं, ठीक है, वो इसमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, सेफ सिटी के कैमरों की मदद लेनी पड़ेगी। ये तमाम शेड्यूल इसलिए तो अथॉरिटी बनाई गई है। ठीक है जी। ये स्टोरीज थी जो हमने आपके साथ शेयर की है कि एक तो अगर आप कहीं पे भी कूड़ा फेंकते हुए नजर आए तो जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ कैद भी आपको हो सकती है। दूसरा, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के हवाले से हम बात कर रहे थे। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। और एक सितंबर में एक ऐसा केस आया कि पहले लापता होने का केस आया, दर्ज कराया गया। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी जो है ना वो लापता हो गई है। उनके ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज कराई गई कि उन्हें ढूंढा जाए। बाद में पता चला है कि उनका कत्ल हो जाता है और दोनों की जो लाशें हैं वो अलग अलग जगहों से मिलती हैं और वो इतनी कह लें कि हो जाती हैं लाशें कि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बगैर आइडेंटिफिकेशन के पुलिस जो है उनको सुपुर्द खाक कर देती है, क्योंकि कोई लवारिस लाशें समझकर उनके सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब जो है ना वो मामला ये सामने आया है कि जो डीएसपी उस्मान हैदर है, जो कि पुलिस ऑफिसर था, वो ही अपनी बेटी और बीवी का कातिल निकला है। क्या कहानी है ये? जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब उसकी बेटी और बीवी को ढूंढा जा रहा था, तब ये डीएसपी उस्मान हैदर कहाँ पर था? क्या वो खुद भी इस इन्वेस्टिगेशन का कह लें कि पार्ट था? किस तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और किस तरह ये पकड़ा गया, इस पर बात करते हैं। मुजाहिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मुजाहिद साहब, ये जो मामला पेश आया है, डीएसपी उस्मान हैदर ही अपनी बीवी और बेटी का कातिल निकला है, क्या कहानी है इसकी? क्यों उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया? देखें, ये कहानी की थोड़ी सी तफसील जी, जी, आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 20 सितंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज होती है थाना बरकी में। उसमें डीएसपी उस्मान हैदर, जो उस वक्त डीएसपी काना सर्कल इन्वेस्टिगेशन लाहौर में तैनात थे, और अपनी बीवी और बेटी के लापता होने की एफआईआर दर्ज करवाते हैं अपनी मुद्दत में। उसके बाद पता ये चलता है कि उनकी जो ससुराल वाले हैं उस्मान हैदर साहब के, और जो लापता होने वाली ख़ातून है उसके जो लवाकिन हैं, वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर आते हैं और दाद रसी के लिए दरख्वास्त करते हैं आला अफसरानों को, जिसमें आईजी पंजाब को भी एक दरख्वास्त दी जाती है, वज़ीर आला पंजाब को भी दरख्वास्त दी जाती है, आरपीओ भावलपुर को भी दरख्वास्त दी जाती है, और एसएचओ बरकी जो है वहाँ पे भी मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी जाती है कि उनकी जो बेटी है और उनकी जो नवासी है वो खाला गालबन थी, उनका तहमीना शौकत गालबन उनका नाम था। तो वो कहती है कि डीएसपी उस्मान हैदर जो हैं, इन्होंने ही उन्हें कहीं गुम किया है, अच्छा। कहीं पे छुपाया है, और हो सकता है उनकी जान को भी ख़तरा हो। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस बारे में वावेला किया, बहुत एप्लीकेशंस दी, लेकिन डीएसपी ने उस बात के बाद मुकदमा, ये जो मैंने आपको पहले बताया, वो दर्ज करवा दिया। लेकिन जो रवायती इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का जो रवायती तरीका है, उसमें ही उनके बात पे कान ना धरे गए, तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दी कि उनकी बेटी और नवासी लापता है, तो इसको जो है वो तलाश किया जाए। हाई कोर्ट में रिट होती है, पुलिस को बुलवाया जाता है और पुलिस मोहलत मांगती है गालबन 1 माह की, तो कि जी हमें 1 माह का वक्त दिया जाए, हम इनको तलाश कर लेंगे। ऑलरेडी इसकी एफआईआर दर्ज है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या कारनामा सर अंजाम देती है कि जो तहमीना शौकत है उसके शोहर को तशद्दुद का निशाना बनाया था, ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा। और उनके लवाकिन को ही शामिल तफ्तीश कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के इतने सीनियर लोग, इतने काबिल लोग इन्वेस्टिगेशन विंग में हैं, लेकिन उनकी बात पे कान नहीं धरते हैं। जो वाक़या हो चुका होता है उस वक्त, उसके बाद वो कान नहीं धरते हैं, तो ये मामला
जू का तू रहता है और जो इन्वेस्टिगेशन मतलब जो मजलूम है उसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा होता है, उसी के ऊपर जुल्म किया जाता है हस्बे रवायत। ठीक है। और होता ये है कि जो डीएसपी उस्मान हैदर हैं उनको बड़े इज्जत आबरू के साथ यहाँ से एसपी के कोर्स के लिए मुल्तान भेज दिया जाता है कि आप अपना कोर्स करें। अच्छा। और वहाँ पे आप वो करें, मतलब वो जो पेटी भाई वाला मामला होता है ना, वो निभाया जा रहा होता है, वो जो एक दूसरे का कह लें कि सहारा लिया जा रहा होता है। अच्छा मुनीबा, इसमें एक और चीज़ बता दूं कि इनकी 2 शादियाँ हैं। अच्छा, 2 शादियाँ, ठीक है। तो अब ये जो बेटी है वो भी नहीं मिलती और उसकी बेटी की जो माँ है वो भी नहीं मिलती, यानी कि माँ बेटी दोनों लापता है। वो कोर्स पे चले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वही रवायती अंदाज में होती है। अब इसमें दिलचस्प मोड़ उस वक्त आता है कि जब बेटी उसको इतनी बुरी तरह से कत्ल करके कान्हा के इलाके में उस वक्त फेंका जाता है जब वो खुद उस डीएसपी कान्हा सर्कल के इन्वेस्टिगेशन में तैनात है। गो के वो ऑपरेशन का जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे उनकी नाले में डेड बॉडी उसकी फेंक दी जाती है और पुलिस उस डेड बॉडी को रिकवर करती है और उसकी शनाख्त नहीं हो पाती है और उसको लावारिस समझकर तदफीन कर दिया जाता है उसको। और हमेशा और अक्सर ऐसी लाहौर में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें पुलिस को लाशें मिलती हैं और उनकी डेड बॉडी को लावारिस समझ के, खासकर ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। ना उनके वारिस मिलते हैं, ना उनके वारसीन को जो कोई पूछना पता नहीं चलता है। अब उसके बाद जो खातून है, जो बच्ची की माँ है, जो उस्मान हैदर की बीवी है, उसको फिरोज़वाला में जो है वो कत्ल करके तो वहाँ पे फेंक दिया जाता है और वहीं पे पूरी पंजाब पुलिस का यही हाल है। तो वहाँ पे भी इसी तरह से उसको दफना दिया जाता है, सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, जिसको अमानतन कहा जाता है। अब इसके पीछे एक सबसे अहम किरदार जो एसपी कैंट नई आकर खातून है, इससे पहले भी खातून थी लेकिन अब जो मौजूदा एसपी कैंट है इन्वेस्टिगेशन, वो थोड़ा सा वर्क करती हैं, एविडेंस ढूंढती हैं। उनके पास एविडेंस की कलेक्शन इस तरह से होती है कि जब उनको वहाँ से बुलवाया जाता है डीएसपी को, एक इतला तो ये भी है कि वो प्रोटेक्टिव बेल करवा के यहाँ पे आते हैं, तो फिर उनसे सवालात जब किए जाते हैं तो उसमें ये इंकिशाफ होता है कि सरकारी गाड़ी जो डीएसपी को आपके अवाम के काम के लिए दी जाती है, वहाँ उस गाड़ी में वो अपनी बीवी और बेटी के साथ कहीं खाना खाने जाता है। रास्ते में इनकी तलखी होती है, जो पिछली कई बरसों से चल रहा था मामला, घरेलू नाचाकी चल रही थी। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसको गोली मार के कत्ल किया गया या छुरियों के वार से कत्ल किया गया, लेकिन ये पता है कि पहले वो बेटी की लाश को फेंकता है, फिर बीवी की लाश को वहाँ पे फेंकता है। जो गाड़ी की सीटें हैं, जो कवर है, वो तो साफ़ हो गए, लेकिन जो नीचे उसके होता है वो फोम जो होता है उसमें खून के मिला है और उसमें फिर जो है वो बाकी जो जदीद टेक्नोलॉजी जिसको पुलिस कहती है उसकी मदद से उसने फिर इस बात का एतराफ़ किया। यकीनन मेरा ख्याल है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो रवायती इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, अगर पहले की जाती तो ये 2-2.5 माह पहले ही शायद इस बात का इंकशाफ हो जाता। अब कल ही उनकी जो वो बहन है तहमीना, उन्होंने कहा कि अब क्या फ़ायदा हमें मुलजिमों का। वो वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं उनको कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से ये इतना कुछ कहती हैं वज़ीर आला पंजाब, तो इनकी अपनी पुलिस जो है क्या किया उन्होंने हमारे साथ कि मैं कहती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही अफसरान के पास कि ये उस्मान को शामिल तफ्तीश किया जाए तो उसमें होगा। अब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है क्रेडिट लेने की, जाहिर है वो कोशिश की जाएगी कि पुलिस की तरफ से कि जी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, प्रोटेक्टिव बेल थी उसकी, लेकिन पता ये चला कि किसी और दफात के मुकदमे में। लेकिन ऐसा क्यों होता है मुजाहिद साहब कि इस तरह के केसेस जिसमें ताकतवर होता है जो मुल्जिम होता है वो हमेशा कानूनी शिकंजे से दूर रहता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको पकड़ना, क्या वजह होती है ऐसी? मुनीबा, सबसे ताकतवर तो कानून है और अगर हमारी पुलिस और ख़ासकर लाहौर की इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पे कानून को पे अमल दरामद करे तो फिर ऐसे मुल्ज़िमान चाहे वो डीएसपी हों चाहे एसपी हों, इसमें माजी में भी मुफ़ख्खर अदील साहब जो पीएसपी ऑफिसर थे, एसपी थे, उन्होंने भी एक मर्डर किया था, वो अभी भी जेल में है। तो वो कानून उनको गिरफ्तार कर सकता है, उस केस को हल कर सकता है। लेकिन देखें अब डीएजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा बड़ा काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे हैं और उनका
जज्बा भी बढ़ा, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो और उनकी शायद टीम जो है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उस तरह से काम नहीं कर पा रही है जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके काम करने वाले दूसरे लोग हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप ये देखें कि एक खातून, एक उसकी बच्ची, जवान बच्ची, वो गायब हुई। ये 20 सितंबर की FIR की बात कर रहा हूँ, और ये गायब उससे पहले हुई, को 20-25 दिन पहले इसका मामला जो है वो शुरू हुआ। वो तो जब कोर्ट में लवाकिन गए तो फिर वो DSP साहब ने FIR करवाई और ये बात मीडिया में भी सामने आ गई। तो लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा फिर भी SP कैंट इन्वेस्टिगेशन को कि उन्होंने ये, हालांकि मेरे इल्म में ये भी बात आई है कि एक और SP साहब थे, तो उन्होंने जब DSP को सुना तो उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी थी, उनको क्लियर करार दे दिया था कि आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो खातून थी, और मेरा ख्याल है कि CM साहिबा का जो खवातीन को पुलिस ऑफिसर को लगाने का मामला है, तो उसमें वो खातून ने उस केस को हल किया। बहुत सारे कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी, इसमें शाहिद चाहिए, इसमें सबूत चाहिए, फिर इसको करार वाकई सजा भी मिलेगी। जो DIG इन्वेस्टिगेशन कल इसका अनाउंस भी कर चुके हैं कि हम इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, कैफरे किरदार तक। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब केसेस आते हैं तो फिर हमारी पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि वो ऐसे लोगों को किस तरह भर्ती कर सकते हैं और इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगा सकते हैं जो कि लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए उन्हें उस पोस्ट के ऊपर मामूर किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जनाब वही कातिल निकल रहे होते हैं जो मुहाफ़िज़ होते हैं हमारे। तो मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात की। डिजिटल दौर में फ्रीलांसिंग तेज़ी से एक मजबूत मुतबादिल करियर के तौर पर उभर रही है, और ख़ुसूसन IT सेक्टर में आलमी सतह पर देखा जाए तो कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जानिब मुंतकिल होते जा रहे हैं, जिसके बायस फ्रीलांसिंग में IT स्किल्स की मांग और उजरत दोनों में इजाफा देखने को आ रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक बताया जाता है कि डिजिटल दौर में वेब डेवलपिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वो शोबे हैं जो फ्रीलांसर्स को सबसे ज़्यादा आमदनी फराम कर रहे हैं। इससे जो है वो नौजवानों को एक तो आलमी सतह पर क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, और दूसरा फ्रीलांसिंग के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होती है, एक स्पेस चाहिए होती है, लैपटॉप चाहिए होता है और इंटरनेट चाहिए होता है, जिसकी मदद से आप कहीं पर भी बैठकर माहाना आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किन IT स्किल्स की मांग सबसे ज़्यादा है, आज के प्रोग्राम में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए उमैर अरशद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। उमैर, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। उमैर, आजकल फ्रीलांसिंग हर कोई बात कर रहा है, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, तो वो इस साइट पर जानना चाहते हैं कि हम जो है ना अपना कुछ बना सकें, कम वक्त में ज़्यादा कमा सकें। तो फ्रीलांसिंग में आजकल सबसे ज़्यादा कौन सी जो स्किल्स हैं, IT स्किल्स हैं, वो डिमांडिंग में? अच्छा, जो बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड है, अब इट्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली हम IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो जब IT की बात आती है तो IT के अंदर हम सबसे ज़्यादा डेफिनेटली वेब डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन रीजन टू रीजन। अगर आप USA की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ से हार्डकोर सॉफ्टवेयर हाउस के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं उन पे काम किया जाता है। बट अगर हम यूरोप की मार्केट की बात करेंगे, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट पीपल दोज हु आर इनटू दिस बिजनेस दे नो इट वेरी वेल कि वेबसाइट डेवलपमेंट यूरोप के अंदर SEO, डिजिटल मार्केटिंग, इनकी जो है ना, और क्रिएटिव सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इट डिपेंड्स आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस लेवल पे स्टार्ट करते हैं, और आप किस रीजन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। और इन स्किल्स में जो आपने हमें बताई फ्रीलांसिंग में, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी स्किल है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है, ग्लोबली भी उसका कह लें कि रुझान ज़्यादा हो और वो पैसे भी ज़्यादा आपको जनरेट करके दे रही हो? अच्छा, आज से 2 साल पहले गूगल ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च के अंदर उन्होंने ये कहा था कि पीपल दोज हु विल बी इनटू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके लिए उनकी बेरोजगारी का स्कोप सबसे कम होगा और उनकी अर्निंग के ऊपर जो ग्रोथ लगेगी वो सबसे ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप इसीलिए आप देखें कि आज आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले मेडिकल का मेरिट ज़्यादा होता था, इंजीनियरिंग का मेरिट ज़्यादा होता था, और अब ICS का मेरिट आके
सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंजीनियरिंग के लेवल, मेडिकल लेवल के ऊपर टच कर चुका हुआ ठीक है। है। इस टाइम अगर आपने लाहौर में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, इट्स वेरी टफ टू गेट एडमिशंस इन टॉप 2 और 3 यूनिवर्सिटीज़। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो आई से अगर हम वेटेज करें 60-70% तो हर बंदे को वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। इधर इट्स वेबसाइट डेवलपमेंट, इधर इट्स ऐप डेवलपमेंट, टू डेवलप एनी प्रोडक्ट, और सॉफ्टवेयर हाउसेस को ज्वाइन करना चाहिए। आई मीन दैट्स प्रथम रूल के इस तरह करना चाहिए कि ये चीज़ करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक अगर किसी ने सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है तो उसके लिए क्या, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि तभी जाके वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगी क्योंकि आपकी फील्ड भी इसी चीज़ से मुंसलिक है कि अगर आपने एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले आपकी रिसर्च सबसे तगड़ी होनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी यूथ के अंदर रिसर्च नहीं है। हम हेयर से के ऊपर, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और हम जो है शीप वॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर उमैर एक वेबसाइट डेवलपर है और उसने 2 गाड़ियाँ ले ली, एक घर ले लिया, तो हमने भी वेबसाइट डेवलपर बनना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना चाहिए कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन डेफिनेटली सबसे पहले आपको स्किल पे काम करना चाहिए। स्किल्स में आपको देखना चाहिए, आप पढ़ें सब कुछ एक दफ़ा सारा कुछ, और उसके बाद देखें आपका इंटरेस्ट कहाँ पे डेवलप हो रहा है। जहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो फिर उस पर राइट मूव्स करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यू शुड हैव अ राइट मेंटोर, जो आपको मेंटोर कर सके, आपको बता सके। लेट्स सपोज आज अगर आप शॉपिफाई के ऊपर लिक्विड की लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है वो नेक्स्ट जेएस के ऊपर मूव हो रही है, तो फिर वो ऑब्सोलीट चीज़ के ऊपर आपने काम नहीं करना है। आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है जिसका ट्रेंड है या आ रहा है। उसके लिए वेस्ट को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, इंडिया को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब इंडिया हमसे आगे है? यस, डेफिनेटली हमसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि देखें 1.4 बिलियन की आबादी है, ठीक है, यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी है, तो डेफिनेटली उनके पास जो रूम है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, गूगल नहीं है, शॉपिफाई नहीं है, पेपैल नहीं है, उनके पास वो सारे हेड ऑफिस हैं वहाँ पे। तो इमेजिन कि अगर आपकी शहर के अंदर फेसबुक का हेड ऑफिस होगा तो कितनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अभी बहुत कम लोग हैं। रिसेंटली मैं सिंगापुर गया हुआ था, वहाँ पे मेटा गूगल के ऑफिस विजिट करके आया, कोलैबोरेशन की। बट गुड थिंग इज दैट अब आ रहे हैं, अब गूगल ने अपना हेड ऑफिस यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह 26 में वो बनाएंगे। दे हैव रजिस्टर्ड हेयर, उन्होंने इस रीजन के कंट्री हेड्स वगैरह रख दिए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव और मुस्बत मूव है गूगल की तरफ से। स्पेशली मेटा, जाहिर सी बात है वो इतना जाइंट और ह्यूज है तो उसको इंटाइस नहीं करती पाकिस्तान की 15-20-25 करोड़ रुपए 25 करोड़ की आबादी। अदरवाइज इंडिया हमसे आगे इसीलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसी वेबसाइट्स बनाई जिन्होंने 1.5 अरब आबादी को सर्व किया। तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस हमसे 10x ज्यादा है। नहीं तो हमारे यहाँ पे वो आबादी जो हमारी भी माशाल्लाह 25 से 26 करोड़ आबादी है और ये हर साल बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो जिस तरह वो डेवलपमेंट के अंदर हैं, डेवलपिंग के अंदर हैं, एप्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, हम उसमें लैग कर रहे हैं। हमारे पास स्किल नहीं है या फिर हमारे पास टैलेंट नहीं है, क्या वजह है? हमारे पास स्किल भी है, हमारे पास टैलेंट भी है, तो फिर हम इसमें आगे क्यों नहीं है? अच्छा, हम आगे हैं। हम जब भी इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे तो अगर हमारे पास 25 करोड़ आबादी में से 5 टॉप डेवलपर्स निकलते हैं हाइपोथेटिकली, तो उनके पास 1.5 अरब में से 50 निकलते हैं। तो जब वो 50 जाके कहीं सर्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली देखें गूगल के सीईओ जो है ही इज एन इंडियन। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो यूएस के अंदर है, जहाँ पे इंडियन ज्यादा है। तो देखें दुनिया में हर 5वां आदमी इंडियन है। हाँ। ठीक है। तो वो उसकी वजह से भी उनको एक एज हासिल है, उनकी आबादी की वजह से। लेकिन अगर हम हार्ड कोर टैलेंट की बात करेंगे तो आज भी अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर पाकिस्तान के जो डेवलपर्स हैं, पाकिस्तान के जो कोडर्स हैं, जो पाकिस्तान के स्किल सेट पीपल हैं, उनकी डिमांड और उनकी जो सैलरी और उनके जो प्रोजेक्ट्स के पैसे अगर हम इवैल्यूएट करें तो दैट इज मोर देन इंडियन वैल्यू इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज एडिंग मोर वैल्यू टू द टेक इंडस्ट्री ऑफ द यूएस, यूके एंड कनाडा। ओके, मतलब हमारी भी उसमें ज़्यादा है इंडस्ट्री, हमारी भी, जिसमें हमारे बच्चे या हमारे जो टैलेंट है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, अब आपने अपवर्क और फाइवर की बात की है, इसमें लोग किस तरह पैसे कमा सकते हैं? इसमें कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं अपवर्क और फाइवर के लिए? सबसे पहले तो आपके पास ये जितनी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, शॉपिफाई वेबसाइट्स होगी, बाकी मैजेंटो वगैरह की वेबसाइट्स होगी, किसी भी कोड लैंग्वेज के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एईओ, कोई भी स्किल है आप उसकी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बना सकते हैं। लोग क्या करते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। पेशेंस रखना चाहिए, एक टाइम लगता है आपकी प्रोफाइल को बिल्ड होने के लिए। और सेकेंडली कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी आई एम अ डेवलपर, आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। यू डोंट गेट वर्क लाइक दिस, यू कांट शो
वर्सिटैलिटी इन योर प्रोफाइल, बिकॉज वर्सिटैलिटी एजेंसी की प्रोफाइल में दिखाई जा सकती है, इंडिविजुअल की प्रोफाइल में इट हैज टू बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ऐप डेवलपमेंट है किस में, इवन के ऐसे लोगों को भी अपवर्क फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बिकॉज लोग काम करवाना चाहते हैं आपके रीजन में किसी से, तो आपके रीजन में किसी से काम करवाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है वो आती है। आई थिंक योर स्किल सेट शुड बी प्रिसाइज्ड एंड इट शुड बी मेंशन्ड एंड योर आईडी शुड बी हैंडेड वेरी प्रोफेशनली। तो कौन सी आईटी स्किल्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं, आप अच्छा कमा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। उमैर अरशद ने हमें ज्वाइन किया था, आईटी एक्सपर्ट हैं। उमैर, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।